नमस्कार साथियों, जीनियस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम भारत की राज्य व्यवस्था श्रृंखला को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हमने संविधान के निर्माण से संबंधित बात कर ली थी। उसके बाद हमने संविधान की विशेषताएं देखी, उसके बाद हमने संविधान की प्रस्तावना देखी, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न थे हमने वहां डिस्कस कर लिए थे। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का भाग एक। संविधान का भाग एक, संविधान का भाग एक। ठीक, संविधान के भाग एक में अगर हम बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कहां से कहां तक आर्टिकलों को शामिल किया गया है। तो संविधान के भाग एक में आप देखेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक शामिल किया गया है। यानी आर्टिकल 1 से लेके 4 तक को किसमें शामिल किया गया है? तो संविधान के भाग एक में शामिल किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं है क्या इसमें। तो इसमें किसका वर्णन है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। किसमें? तो संविधान के भाग एक में, जो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, आगे अब आप देखेंगे आर्टिकल 1। अब हम देखते हैं इसी में आगे हम देखते हैं किसको? तो आर्टिकल 1, संविधान का आर्टिकल 1, आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। तो संविधान का आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है कि भारत, प्रश्न देखेंगे यहां से क्या क्या बनता है। भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत दैट इज इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। पहला पॉइंट आप देखेंगे, प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों का वर्णन किया गया है? तो 2 नामों का वर्णन। किस किसका? एक तो भारत और दूसरा इंडिया। ध्यान रखना, इन 2 नामों के अलावा और किसी नाम का वर्णन नहीं किया गया भारतीय संविधान में। तो पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए कितने नामों का प्रयोग किया गया है? 2 नामों का। कौन कौन सा? भारत और इंडिया। ठीक, फिर कहा गया है कि क्या होगा? तो राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं संघ की। अब हम बात करते हैं किसकी? संघ की। तो देखो, भारत में जो संघीय व्यवस्था है, भारत में जो संघीय व्यवस्था है, भारत में जो संघीय व्यवस्था है, अगर हम इसकी बात करें संघीय व्यवस्था, तो वो कहां से ली गई है? तो भारत में हमने लिया है कहां से? कनाडा के संविधान से। कहां के संविधान से? कनाडा के संविधान से। तो पहला प्रश्न कि भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वो कहां से अपनाई गई है? कनाडा के। और किसमें कहा गया है संघीय व्यवस्था का वर्णन? किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 1 में। क्लियर हो रहा है ना? और संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। अब आप देखें, संघ के लिए अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, संघ के लिए अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, तो 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी एक के लिए कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, और दूसरा शब्द है संघ के लिए उसको कहा जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्लियर हो रहा है ना? तो संघ के लिए या संघीय व्यवस्था के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक किया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट और दूसरा क्या कहा जाता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट। ध्यान रखें, यूनियन ऑफ स्टेट, इसका भी मतलब क्या है? राज्यों का संघ, इसका भी मतलब है राज्यों का संघ। और फेडरेशन ऑफ स्टेट का भी मतलब है राज्यों का संघ। पहला पॉइंट।
अब आप देखेंगे जब दोनों का एक ही मतलब है, इधर भी यूनियन ऑफ स्टेट भी राज्यों का संघ और फेडरेशन ऑफ स्टेट भी क्या कहा जाता है, राज्यों का संघ, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है वो समझेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द है ये कहां पर या कहां पर प्रयोग किया गया है, तो ये भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है। कहां पर? भारतीय संविधान में। यानी भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत दैट इज इंडिया क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। क्लियर हो रहा है ना? जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट शब्द की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग किया गया है कहां पर, तो अमेरिका यानी यूएसए के संविधान में, यूएसए के संविधान में। तो यूएसए के संविधान में राज्यों के संघ के लिए क्या प्रयोग किया गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट, जबकि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ के लिए क्या प्रयोग किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर हो रहा है ना? अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है वो समझो। प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे कि फेडरेशन ऑफ स्टेट कहां के लिए प्रयोग किया गया, अमेरिका के संविधान में, और यूनियन ऑफ स्टेट कहां पर प्रयोग किया गया है, भारत के संविधान में। अब इनका मतलब समझिए क्या है। देखो आप देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में या वर्तमान में भी आप देखेंगे कि जो भारत है, भारत नामक जो एक देश है, भारत नामक एक देश है या अमेरिका नामक एक देश है, अगर हम इन दोनों देशों की बात करें तो ये दोनों देश कई सारे राज्यों से मिलकर बने हैं। समझ में आ रहा है ना? ये जो दोनों देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो क्या हो, भारत हो, वो किससे मिलकर बना है, राज्यों से मिलकर बना है। क्लियर हो रहा है ना? अब ध्यान रखें, यूनियन ऑफ स्टेट में कहा, यूनियन ऑफ स्टेट की जो विशेषता है उसमें क्या है कि अगर राज्य यानी दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही देशों में अगर आप देखेंगे तो राज्य किसके साथ जुड़े हैं, केंद्र के साथ जुड़े हैं। किसके साथ जुड़े हैं, केंद्र के साथ जुड़े हैं, दोनों ही जगह पर आप देखेंगे। क्लियर हो रहा है ना? लेकिन ध्यान रखना यूनियन ऑफ स्टेट में यह है कि राज्य अगर एक बार केंद्र के साथ जुड़ गए तो भविष्य में कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। यह है यूनियन ऑफ स्टेट। यानी जो कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में है कि अगर आप एक बार केंद्र के साथ जुड़ गए तो आप भविष्य में कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसको कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट में यह है कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। राज्य जब तक चाहेगा तब तक वो केंद्र के साथ जुड़ा रहेगा और जब उसे लगेगा तो वो केंद्र से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, और इसको कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, समझ में आया ना? तो यहां पर क्या व्यवस्था है कि राज्य एक बार अगर केंद्र के साथ जुड़ गया तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, और इसीलिए इसको कह सकते हैं कि, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, यहां यूनियन ऑफ स्टेट में अगर आप एक बार केंद्र के साथ जुड़ गए तो केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वो आपके नाम में परिवर्तन कर सकती है, आपकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, आपको तोड़ मरोड़ कर एक या एक से अधिक राज्यों में भी विभाजित कर सकती है या कर सकता है। ये किसको अधिकार है, केंद्र को अधिकार है। किसको अधिकार है, केंद्र को। जबकि राज्यों को यहां पर केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बताओ यहां पर विनाश हम कह सकते हैं, विनाश किसका हो रहा है, राज्यों का या केंद्र का, राज्यों का। राज्यों का क्या हो रहा है, विनाश। जबकि शाश्वत अवस्था में, या इसको हम कह सकते हैं अविनाशी अवस्था, अविनाशी अवस्था किसकी है, किसकी है, केंद्र की। किसकी है, केंद्र की। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो यूनियन ऑफ स्टेट की कंडीशन है, यहां पर आप देखेंगे कि अविनाशी केंद्र और विनाशी राज्यों का क्या है, एक संघ है। जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट में देखेंगे तो जो केंद्र की स्थिति है वो कैसी है, विनाशी है। केंद्र की स्थिति कैसी है, विनाशी है। जबकि राज्यों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो कैसी है, अविनाशी है। कैसी है, अविनाशी है। और इसीलिए आप देखेंगे
कि यहां पर फेडरेशन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया गया है, जबकि यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया गया है। क्लियर? ठीक है। अब आप देखेंगे वर्तमान में, थोड़ा सा इसी में और बात करते हैं। वर्तमान में अगर हम भारत में देखें, वर्तमान भारत में तो जो कुल राज्य हैं वर्तमान में वो कितने हैं? 28। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर हम देखें, केंद्र शासित प्रदेश या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यूटी प्रदेश भी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कह लो या फिर क्या कह लो? यूटी प्रदेश कह लो। और इनकी जो संख्या है वो वर्तमान में कितनी है? तो वो कितनी है? 9। कितनी है? 9। केंद्र शासित प्रदेश जो कितने हैं? 9। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, आगे देखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो वर्तमान अवस्था है वो आजादी के समय पर ऐसी अवस्था में भारत नहीं था। आजादी के समय पर ऐसी अवस्था में भारत नहीं था। ध्यान रखें, क्या हुआ? आजादी के समय पर अगर हम बात करें तो पूरे भारत लगभग बिखरी अवस्था में था। कैसी अवस्था में था? बिखरी अवस्था में, यानी भारत जो था बिखरी अवस्था में था। ठीक है। और आप देखेंगे कि इस समय पर लगभग पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 543 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? 543 रियासतें। रियासतों का मतलब क्या है? यहां पर देसी राजा यहां पर राज करते थे। ठीक है। और इन देसी रियासतों को मिलाते हुए एक सूत्र में बांधना भारत को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ध्यान रखें, इस चुनौती को स्वीकार किया दो लोगों ने, यानी 500 देसी रियासतों को किसमें मिलाना? भारतीय संघ में। भारतीय संघ का हिस्सा बनाना एक बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को स्वीकार किया किसने? तो दो व्यक्ति हैं, एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम है बीपी मेनन। तो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चुनौती को क्या किया? स्वीकार किया। क्लियर हो रहा है ना? और स्वीकार करने में दो व्यक्तियों का जो नाम है वो कौन कौन है? एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो कौन है? बीपी मेनन। क्लियर हो रहा है ना? और ध्यान रखें, इन दोनों लोगों ने, अगर हम बात करें तो 1948 तक, यानी 1948 तक की अगर कंडीशन देखें तो इन दोनों लोगों ने केवल 3 रियासतों को छोड़कर 1948 तक इन लोगों ने केवल 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को किसमें मिला दिया? रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। भारतीय संघ में शामिल किया। क्लियर हुआ? और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क। भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है।
कहा जाता है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। क्लियर हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। ध्यान रखें, बिस्मार्क कौन है? तो एक पॉइंट इनके बारे में भी लिख लेंगे। ये बिस्मार्क हैं जर्मनी के। कहां के हैं? जर्मनी के। और ध्यान रखें, जर्मनी भी भारत की तरह ही बिखरी अवस्था में था, तो जर्मनी का एकीकरण करने का कार्य, यानी जर्मनी को एक सूत्र में, भारत की तरह एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? बिस्मार्क ने। किसने किया है? बिस्मार्क ने। यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी जो बिखरी अवस्था में था वो किसमें कैसा आ गया? एक राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ। तो इसीलिए अब जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करेगा, किसी देश को एकीकृत करने का कार्य करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? बिस्मार्क की संज्ञा देते हैं। और भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में भारत को एकीकृत करने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्लियर हुआ? कोई समस्या? आप देखेंगे जो 3 रियासतें हैं जो 1948 तक भारत का हिस्सा नहीं है, वो कौन सी हैं? तो सबसे पहली रियासत है जूनागढ़। सबसे पहली रियासत क्या है? जूनागढ़। दूसरी रियासत है हैदराबाद, हैदराबाद। और तीसरी रियासत है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो ये जो 3 रियासतें हैं ये 1948 तक भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। बाकी सारी रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा हो चुकी हैं। ठीक, अब देखो यहां से प्रश्न क्या बनता है? यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं कि जूनागढ़ को किसके आधार पर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, हैदराबाद को किस आधार पर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, जम्मू कश्मीर को किस आधार पर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। तो आप देखेंगे कि जो जूनागढ़ रियासत है इसको जनमत संग्रह के आधार पर, किसके आधार पर? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के आधार पर, संग्रह के आधार पर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। आधार पर भारतीय संघ का हिस्सा। ठीक, ध्यान रखें। तो आपसे प्रश्न करता है कि किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया? तो कौन सी रियासत है? जूनागढ़। जैसे जनमत, जैसे जूनागढ़। क्लियर हो रहा है ना? दूसरी है हैदराबाद। और जो हैदराबाद है इसको पुलिस कार्रवाई द्वारा, पुलिस कार्यवाही, या फिर यहीं पे हम लिख सकते हैं सैन्य कार्यवाही, एक ही बात है, सैन्य कार्यवाही द्वारा, कार्यवाही द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। क्लियर हुआ? तो हैदराबाद को किसके आधार पर? पुलिस कार्रवाई या सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। क्लियर हो रहा है ना? और जबकि जम्मू कश्मीर की कंडीशन आप देखेंगे तो इसे विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर, हस्ताक्षर कर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। तो ये तीनों रियासतें थी जो 1948 में भारतीय संघ का हिस्सा बना ली गई। अब एक चीज और समझें, संघ को जैसे ही हमने एकीकृत किया, यानी भारत को जैसे ही हमने जोड़कर एक करने का कोशिश एक किया, वैसे ही इसमें एक नई समस्या और उभर कर आ गई। और वो समस्या उभरी दक्षिण भारत से। कहां से? दक्षिण भारत से। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, जो दक्षिण भारत है, तो इसमें कई सारे राज्य हैं आपके वर्तमान में। पहले लगभग कुछ ही राज्य थे, लेकिन वर्तमान में कई सारे राज्य हैं। जैसे, अच्छा, राज्य नहीं, यहां पर जो रहने वाले लोग थे वो भाषा के आधार पर विविध प्रकार के लोग थे। जैसे आप देखेंगे उड़ीसा में रहने वाले उड़िया, वो कौन सी भाषा बोलते थे? उड़िया भाषा बोलते थे। आप देखेंगे यहां महाराष्ट्र में भाषा बोली जाती थी कौन सी? मराठी। महाराष्ट्र में कौन सी? मराठी। कर्नाटक में आप देखेंगे तो कन्नड़। यहां देखेंगे केरल में तो मलयालम। केरल में कौन सी भाषा? मलयालम। यहां पर देखेंगे तो तमिल।
और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश वगैरह में इसमें कौन सी, तेलुगु। क्लियर हो रहा है ना। तो यहां पर भाषा की विविधता के आधार पर लोगों का विभाजन था, यानी कई तरह की भाषाओं के लोग एक जगह पर रह रहे थे। क्लियर हो रहा है ना। तो ध्यान रखें, इस जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, संघ का निर्माण हुआ, वैसे ही दक्षिण भारतीय जो राज्य थे उनमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई। क्लियर हो रहा है ना। यानी दक्षिण भारत के जो लोग थे वो कहने लगे कि हमारे लिए भाषा के आधार पर एक स्पेशल राज्य का गठन किया जाए। क्लियर। तो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर कहां पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई, तो कहां पर हुई, दक्षिण भारत में। ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना कि जब सरकार के पास ये सारी चीजें पहुंची, सरकार के पास में जब राज्यों के पुनर्गठन की मांग पहुंची, तो सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक आयोग का गठन किया, एक आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष बनाए गए एस के धर। कौन बनाए गए, एस के धर। और इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, धर आयोग के नाम से जानते हैं, धर आयोग के नाम से जानते हैं। ये पहला आयोग का गठन किया गया। क्लियर हो रहा है ना। और ये जो आयोग है आप देखेंगे 1948 में इसका गठन हुआ। 1948 में इस आयोग का गठन हुआ और इस आयोग से कहा गया कि आप ये बताइए कि जो भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही है वो जायज है या नहीं है। क्लियर हो रहा है ना। वो मांग जायज है या नहीं है। सिर्फ इसको इतना काम दिया गया कि आप ये पता करिए कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग जो हो रही है दक्षिण भारत में वो सही है या नहीं सही है। ध्यान रखें, इस आयोग ने 1948 में ही अपनी रिपोर्ट दी। 1948 में ही क्या दी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्लियर हुआ। यानी इसने कहा कि नहीं, राज्यों का जो गठन है अगर सरकार पुनर्गठन करना चाहती है तो वो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ। ठीक, ध्यान रखें। लेकिन जो लोग थे वो अपनी मांगों को दोहरा रहे थे। दक्षिण भारत के जो लोग थे वो अपनी मांग को बार बार दोहरा रहे थे। तो सरकार ने धर आयोग के बाद में एक कमेटी का गठन और किया और जिसे हम कहते हैं जेबीपी कमेटी। तो सरकार ने धर आयोग के बाद इसी मांग को जांच करने के लिए, यानी राज्यों के पुनर्गठन की मांग को जांच करने के लिए फिर से कमेटी का गठन किया जिसका नाम है जेबीपी कमेटी। और इसका जो गठन किया गया वो किया गया 1949 में। 1949 में कमेटी का गठन किया जिसको कहते हैं जेबीपी कमेटी। और इसमें 3 लोग शामिल थे। पहले जवाहर यानी जेएल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पट्टाभ सीतारमैया। ध्यान रखना, ये जो पट्टाभ सीतारमैया है ये दक्षिण के बहुत बड़े नेता थे उस समय पर, तो इनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया और इन्हीं के नाम के आधार पर इस कमेटी को कहा जाता है कौन सी कमेटी, जेबीपी कमेटी। ध्यान रखना, इस कमेटी ने भी 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। 1949 में रिपोर्ट दी और इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। भाषा के
इस कमेटी ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं, राज्यों का पुनर्गठन नहीं। क्लियर हुआ? यानी इसने भी कह दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो जो बात धर आयोग ने कही थी वही बात किसने कह दी? जेबीपी कमेटी ने। किसने कह दी? जेबीपी कमेटी। क्लियर हुआ? कोई समस्या? आगे देखें। सरकार इसी उलझन में रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इधर दक्षिण भारत में जो आंदोलन थे वो लगातार क्या होते चले गए? तेज होते चले गए। यानी लोग आंदोलन, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। ठीक है? और एक समय आया 1953 यानी 1953। क्लियर हुआ? 1953 में क्या हुआ? एक घटना घटित हुई आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में या दक्षिण में आप कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश या दक्षिण में एक घटना घटित हुई। दक्षिण में कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामालुलु। पोट्टी श्री रामालुलु। ठीक है? और ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, एक तरह से दक्षिण में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। और ये भी मांग कर रहे थे सरकार से लगातार कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना? ध्यान रखें, 1953 में जब इनकी बात सरकार ने नहीं मानी तो इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन। और इसी को हम कहते हैं भूख हड़ताल। क्या कहते हैं? भूख हड़ताल। यानी ये आमरण अनशन पर बैठ गई। कौन? पोट्टी श्री रामालुलु। तो पूछा जाता है, तो पोट्टी श्री रामालुलु भूख हड़ताल पर बैठे और अंततः आप देखेंगे 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ? पोट्टी श्री रामालुलु की मृत्यु हो गई। यानी इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही पोट्टी श्री रामालुलु की मृत्यु हुई तो आप देखेंगे दक्षिण में, यानी दक्षिण भारत में दंगे प्रारंभ हो गए। दंगे क्या हो गए? प्रारंभ हो गए। क्लियर हुआ? दंगे प्रारंभ हो गए। यहां तक समझ में आया? और जैसे ही दक्षिण में दंगे प्रारंभ हुए तो सरकार को आनन फानन में, यानी सरकार को कुछ और नहीं सूझा। और ध्यान रखें, सरकार ने आनन फानन में 1953 में सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, यानी जब दंगे प्रारंभ हो गए तो उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने हेतु 1953 में ही, 1953 में ही भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया। 1953 में ही भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन किया। प्रथम राज्य का गठन किया और वो राज्य था कौन? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ? तो प्रश्न बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? तो वो है आपका कौन? आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ? समझ में आया? और इसका गठन कब किया गया? 1953 में। किसकी मृत्यु के बाद? पोट्टी श्री रामालुलु, इनकी मृत्यु के बाद। ध्यान रखें, इनकी मृत्यु के बाद में। और अंततः भाषा के आधार पर सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले राज्य का गठन किया। वो राज्य का नाम है क्या? आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ? ध्यान रखें,
जब भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हो गया तो अन्य राज्यों ने भी कहा कि नहीं, हमारा भी, या अन्य लोगों ने भी भाषा के आधार पर नए नए राज्यों के गठन की मांग को शुरू कर दिया। क्लियर हो रहा है ना? यानी अब पहला राज्य गठित हो गया था आंध्र प्रदेश, तो इसको देखते हुए अन्य लोग भी कहने लगे कि हमारी भाषा, हमारी भूमि, हमारा राष्ट्र, हमारी भाषा, हमारी भूमि, हमारा राष्ट्र, और अंततः हमें भी क्या किया जाए, भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए। क्लियर हुआ? और ध्यान रखें, इस समस्या से निपटने के लिए कि अब हम किस आधार पर, यानी भाषा के आधार पर तो करना ही है, ये तो कंफर्म हो गया कि सरकार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन भाषा के आधार पर भी किस तरह से हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के दंगे न पनप सकें, कभी भी न पनप सकें। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि 1953 में ही, 1953 में ही एक नया आयोग का गठन किया, या एक नए आयोग का गठन किया। आप लिख सकते हैं 1953 में एक आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया, और इस आयोग में 3 लोगों को शामिल किया, यानी 3 सदस्य, यानी कितने लोग शामिल थे इसमें? 3 लोग शामिल, जिसमें पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली, तो पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जस्टिस फजल अली, और ये इस आयोग के कौन है? अध्यक्ष। इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे, इसमें जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे जो व्यक्ति हैं इसमें वो हैं के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर। ठीक, तो सरकार ने 1953 में ही एक आयोग का गठन किया, और इसमें कितने लोग शामिल किए? 3 लोग, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। और ध्यान रखना, क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं फजल अली, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, या इसी को दूसरा नाम आप देखेंगे, क्योंकि ये कार्य क्या करेगा? राज्यों का पुनर्गठन। क्या करेगा? राज्यों का पुनर्गठन। तो इसीलिए इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसे राज्य पुनर्गठन आयोग कह लो, या फिर इसे कह लो फजल अली आयोग। क्लियर हो रहा है ना? और इसका जो गठन किया गया सरकार द्वारा वो कब किया? 1953, 1953। क्लियर हुआ? कोई समस्या? ध्यान रखें, 1956, 1956 इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। ठीक, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब दी? 1956 में। ध्यान रखना। ठीक, और इसने कहा, इस रिपोर्ट में इसने कहा कि सरकार क्या करे, तो राज्यों का पुनर्गठन करे और 16 नए राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करे। केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करे। ये किसने कहा? आयोग ने। यानी जो आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार क्या करे कि 16 नए राज्य बनाए और साथ ही साथ 3 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए। क्लियर हो रहा है ना? लेकिन ध्यान रखें, सरकार ने
इसके स्थान पर सरकार ने क्या किया? सरकार ने 14 नए राज्यों का गठन किया। सरकार ने नए राज्य बनाए, कितने? 14। ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए वो बनाए 16। तो 16 केंद्र, सॉरी 16 नहीं 6, सॉरी 16 नहीं 6, कितने बनाए? 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया और 14 राज्यों का गठन किया। क्लियर हो रहा है ना? लेकिन आयोग ने मांग की थी 16 की, ध्यान रखना, और सरकार ने 14 नए राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। क्लियर? कोई समस्या किसी को? ठीक। और ये सारी चीजें कब की गई? तो वो डेट भी आपसे पूछी जाती है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को, यानी 1 नवंबर 1956 को पूरे भारत में या पूरे भारत को फिर से 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। कंफर्म? ठीक। अब देखो डायरेक्टली आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो नए राज्यों का गठन, जहां आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहां तक कोई समस्या हो किसी प्रकार की कहानी में तो बताओ मुझे। क्लियर हुआ? ठीक। अब आप हेडिंग डालो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि कौन सा राज्य किससे बना और कब बना। जो जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं वही देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो सबसे पहला आप देखेंगे, सबसे पहला राज्य बना कौन? आंध्र प्रदेश। सबसे पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953। और किसके आधार पर? प्रश्न पीछे लिखा चुका हूं वैसे तो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश। तो किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, ध्यान रखना। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो, अब इसके बाद आप देखेंगे कि अगला जो राज्य बना, या जो पूछे जाते हैं जनरली प्रश्न, सारे नहीं लिखाऊंगा, अगला राज्य आप लिख लें 1 नवंबर, अगला राज्य लिख लें 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को एक राज्य बना जिसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। ठीक। किससे? एमपी से अलग होकर, एमपी से अलग होकर। तो 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया किसका? छत्तीसगढ़ का। क्लियर हो रहा है ना? किससे अलग होकर? एमपी से अलग होकर। अगला राज्य आप देखेंगे 9 नवंबर। देखो ये वो राज्य हैं जो जनरली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सारे नहीं लिखा रहा हूं, इसीलिए मैं पहले ही बता चुका हूं, सारे नहीं लिखाऊंगा। 9 नवंबर 2000 को आप देखेंगे अगला जो राज्य बना वो बना झारखंड। कौन बना? झारखंड। और ये किससे अलग होकर? तो बिहार से अलग होकर, बिहार से अलग होकर। क्लियर? अगला आप देखेंगे 15 नवंबर, 15 नवंबर 2000 एक और राज्य बना जिसका नाम है, पहले नाम था उत्तरांचल, उत्तरांचल, बाद में इसका नाम हो गया क्या? उत्तराखंड। और ये 15 नवंबर 2000 को बना किससे? यूपी से अलग होकर। क्लियर हो रहा है ना? पहले उत्तर प्रदेश में ही था ये, तो यूपी से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना गया, इसका नाम है उत्तरांचल या उत्तराखंड। क्लियर हुआ? पहले नाम उत्तरांचल था, बाद में उसका नाम उत्तराखंड हो गया। क्लियर? ध्यान रखें 2 जून 2014 फिर से एक नया राज्य बना, और वो उस राज्य का नाम था क्या? तो वो था आपका तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, इसे काफी चर्चा में है। तो एक राज्य बना तेलंगाना, और
तेलंगाना जो राज्य है वो किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को नया राज्य बना, इसका नाम है तेलंगाना। क्लियर? ठीक। अच्छा, आप देखेंगे जो वर्तमान में सरकार ने कुछ और परिवर्तन किए हैं, प्रेजेंट कंडीशन में आप देखेंगे तो आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसके द्वारा जम्मू कश्मीर का, या ऐसे लिखेंगे, इसके द्वारा क्या किया गया, तो जम्मू कश्मीर को विभाजित कर उसे या उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तो इसका मतलब है क्या, वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक राज्य है, नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कब दर्जा छीन लिया गया, 5 अगस्त 2019 को, और इसको क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। कितने भागों में, तो इसका जो विभाजन है वो 2 भागों में, किसमें, 2 भागों में, यानी इस जम्मू कश्मीर का जो विभाजन है वर्तमान में वो कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में। पहला क्या है, पहला है लद्दाख, क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इन दोनों को ही, ये जो दोनों है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इनको किसका दर्जा दिया गया है वर्तमान में, तो केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या हैं, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। क्लियर हो रहा है ना? 2 अलग अलग क्या है, यूनियन टेरिटरी हैं। अच्छा, ध्यान रखना, ये भी यूटी है और ये भी क्या है, यूटी है, ठीक है। अब ध्यान रखें, ये जम्मू कश्मीर ऐसा यूटी है जहां विधानसभा है, उपस्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो जो जम्मू कश्मीर है यहां पर विधानसभा उपस्थित है, यानी दिल्ली की तरह इसका दर्जा है। जैसे दिल्ली भी यूटी है लेकिन वहां भी क्या है, विधानसभा है। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर अपनी क्या है, विधानसभा है, जबकि लद्दाख की अपनी कोई भी विधानसभा नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई विधानसभा नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वर्तमान की कंडीशन है, ये क्या है, वर्तमान की कंडीशन है। क्लियर? नोट में एक पॉइंट और लिख लो, वहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नोट में एक पॉइंट लिख लो, ध्यान रखें, नोट में एक पॉइंट लिख लो। आपको याद रखना पड़ेगा 2 संविधान संशोधन जो सीधे डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, वहां से एकदम प्रश्न बनता ही बनता है। पहला है 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। पहला जो संविधान संशोधन है वो है 35वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया, तो ये किया गया 1973। और इसके द्वारा क्या किया गया, तो सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा,
35वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखना, ठीक। और ध्यान रखना इसी के जस्ट बाद एक और संविधान संशोधन किया गया और इसको कहते हैं 36वां, उसको क्या कहते हैं, 36वां संविधान संशोधन। क्लियर हो रहा है ना। और 36वां, हाँ, उसको कहते हैं 36वां संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन है ये किया गया 1974 में, अगले वर्ष से ही। और ध्यान रखना इसमें क्या किया गया कि जो सिक्किम है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। तो ये दो प्रश्न और आपसे पूछे जाते हैं, जनरली परीक्षा में मिल ही जाते हैं कि भारतीय संघ का हिस्सा सिक्किम कब बना, तो 35वें संविधान संशोधन। और कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसको, 36वां संविधान संशोधन 1974 में। क्लियर हुआ, कोई समस्या किसी को, ठीक। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आपका आर्टिकल 1 कंप्लीट होता है, आर्टिकल 1 कंप्लीट होता है। यानी आर्टिकल 1 में क्या कहा गया था, भारत दैट इज इंडिया राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। तो इस तरह से हमारा संघ निर्मित हुआ है और उस संघ की पूरी कहानी आपने देख ली। और वर्तमान की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो कितने स्टेट हैं, पहले लिखा चुका हूं वैसे, तो कितने स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। कितने, 9 केंद्र। ये वर्तमान कंडीशन है, प्रेजेंट की कंडीशन है, ठीक। तो इसी के साथ में आर्टिकल 1 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2। अब बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, ठीक। तो क्या है आर्टिकल 2, हाँ भाई कोई बताएगा क्या है आर्टिकल 2। तो इसमें क्या कहा गया है कि नए राज्यों का, देखो पहले लिख लो फिर समझा दूंगा, नए राज्यों का गठन, या इसी को कह सकते हैं नामांकन। और कहां से, बाहर से, कहां से, या ऐसे लिख सकते हैं भारत के बाहर से, भारत के बाहर से, बाहर से, ठीक। अब उदाहरण के तौर पर समझो क्या मतलब है इस बात का। तो जैसे ये भारत है, ठीक, ये भारत की कंडीशन है। अब मान के चलो जैसे अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले आपने चर्चा में सुना होगा कि म्यांमार के संदर्भ में कहा गया है कि म्यांमार भारत में मिलने के लिए तैयार है। चर्चा में रहा, न्यूज में कुछ दिन तक रहा कि म्यांमार भारत में मिलने के लिए तैयार है। या फिर मान के चलो अभी जैसे एक मुद्दा बलूचिस्तान का चल रहा है, किसका चल रहा है, बलूचिस्तान का, ठीक है। बलूचिस्तान कह दे कि अब हम किसमें शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। या म्यांमार कह दे कि हम किसमें शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। या प्रेजेंट कंडीशन में आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश है वो चीन के साथ उसने अपना एक तरह से उठन बैठन, यानी एक तरह से आप अपने संबंध बढ़ा रहा है। और भारत को आ जाए एक तरह से कि नहीं ये हमने ही बनाया है और हमसे ही आंखें दिखा रहा है, और क्या करे उसके ऊपर आक्रमण करके और बांग्लादेश के क्षेत्र को क्या कर ले, विजित कर ले। क्या कर ले, विजित कर ले, कौन, भारत, ठीक। तो जो क्षेत्र या तो स्वयं मिलना चाहते हैं, जो भारत के बाहर के हैं, वो भारत में या तो स्वयं मिलना चाहते हैं या फिर भारत उन पर क्या कर ले, अधिकार कर ले। तो इन क्षेत्रों का क्या होगा, तो इन क्षेत्रों के लिए है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 2। वो कहता है कि ऐसे सभी क्षेत्र, ऐसा कोई भी क्षेत्र जो स्वतः ही या भारत द्वारा विजित करके भारतीय संघ में शामिल किया गया है, तो आर्टिकल 2 के तहत
वह भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। यानी भारतीय संघ का जो हिस्सा होगा वो किसके तहत होगा? आर्टिकल 2 के तहत होगा। क्लियर हुआ? तो यही लिख रहा है कि नए राज्यों का गठन या नामांकन कहां से? भारत के बाहर से। अच्छा, एक लाइन इसमें लिखना चाहे आप लिख लो। अर्थात भारत के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो स्वतः अथवा भारत द्वारा विजित कर भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तब उन्हें आर्टिकल 2 के तहत भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। भारतीय संघ का या भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। क्लियर हुआ भाई? तो उनको भारतीय संघ में शामिल किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? आर्टिकल 2 के तहत। कन्फर्म? अगला नोट करें, आर्टिकल 3। अगला क्या है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ध्यान रखें, ये भी राज्यों के निर्माण से ही संबंधित है। आर्टिकल 3 भी किससे संबंधित है? राज्यों के निर्माण से संबंधित है। ध्यान रखना, 2 भी राज्यों के निर्माण या भारतीय संघ में शामिल होने से संबंधित था, और आर्टिकल 3 भी राज्यों के निर्माण से संबंधित है। बस अंतर क्या है? तो आर्टिकल 3 में देखो क्या कहा गया है कि भारत के अंदर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का गठन करना हो, या किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्य का गठन करना हो, तो ये सारी चीजें या सारे निर्माण जो हम करेंगे वो किस आर्टिकल के तहत करेंगे? आर्टिकल 3 के तहत। किसके तहत करेंगे? आर्टिकल 3 के तहत। क्लियर हुआ? तो आपसे प्रश्न क्या करेगा वो समझो। प्रश्न बनाएगा कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, अथवा नए राज्यों का पुनर्गठन कर या किसी राज्य का पुनर्गठन कर नए राज्यों का गठन करने से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल के तहत हैं? तो आर्टिकल 3 के तहत। क्लियर हुआ? ठीक। और जबकि आर्टिकल 2 में क्या था? बाहर से हम किसी क्षेत्र को अधिकृत कर रहे हैं, भारत की भूमि के बाहर, तब उसे आर्टिकल 2 के तहत शामिल करेंगे, और अंदर से अगर हम करेंगे तो वो किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, तो लिख लो इसमें क्या है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में लिख लो, राज्यों भारतीय संघ के अंदर, भारतीय संघ के अंदर नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, अथवा सीमा में परिवर्तन करना हो तो या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर
किसी नए राज्य का गठन करना हो तब ये परिवर्तन या ये सभी परिवर्तन आर्टिकल 2 के तहत किए जाएंगे। आर्टिकल 2 के तहत, सॉरी 3, आर्टिकल 3 के तहत किए जाएंगे। क्लियर हुआ? तो जितने भी परिवर्तन हैं इस तरह के, वो सब किस आर्टिकल के तहत किए जाएंगे? आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन ध्यान रखें, आर्टिकल 3 के तहत कोई भी परिवर्तन अगर करना है तो उसके लिए 2 शर्तों का पालन करना होगा। तो लेकिन इसके तहत या इसके लिए 2 शर्तों का पालन करना आवश्यक। 2 शर्तों का पालन करना आवश्यक। यानी ध्यान रखें, ऐसा कार्य करने के लिए आपको निम्नलिखित 2 शर्तों का पालन करना क्या है? आवश्यक है। क्लियर? कौन सी शर्त हैं? पहली शर्त, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि उपरोक्त में से आप कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, यानी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? या 2 से उसकी सीमा को घटा बढ़ा रहे हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ तोड़कर नए राज्य का गठन कर रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। अगर आप पूर्वानुमति नहीं ली है तो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? उपरोक्त परिवर्तनों में से कुछ भी नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा, संबंधित राज्य की अनुमति लेना भी आवश्यक। यानी जिस राज्य की सीमा में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, समझना, जिस राज्य में की सीमा में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस राज्य की अनुमति लेना भी क्या है? आवश्यक है। लेकिन एक पॉइंट लिख लेना, परंतु मानना बाध्यकारी नहीं। इसका मतलब क्या है? अनुमति समझो, इसका मतलब यह है अनुमति तो आपको लेनी होगी। अब वो राज्य चाहे हां करे या ना, इस बात का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना? अनुमति तो लेनी होगी लेकिन आपको उसे मानना बाध्यकारी नहीं है। क्लियर हुआ? दोनों शर्तें क्लियर हो गई? ठीक। अगला, नोट में एक पॉइंट और लिखेंगे यहीं पे, जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखो, आर्टिकल या तो 2 हो या आर्टिकल 3 हो, आर्टिकल 2 है या आर्टिकल 3 हो, इसके तहत किया गया कोई भी परिवर्तन, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार में है, राज्य सरकार के अधिकार में नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? यानी आर्टिकल 2 या 3 के तहत किए गए परिवर्तन आर्टिकल 2 या 3 के तहत किए गए परिवर्तन केवल केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार
कर सकती है। राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार नहीं। क्लियर हुआ? यानी जो परिवर्तन कर रहे हैं 2 या 3 में, वो किसके अधिकार में आते हैं? केंद्र सरकार के अधिकार में। राज्य सरकार को इस पर बोलने का या ऐसा परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। केवल 3 वाले में वो उससे पूछा जाएगा, अब वो हां करे या ना, उसको भी मानना बाध्यकारी नहीं है, और कोई परिवर्तन करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। ये सब परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। क्यों? क्योंकि स्पष्ट कहा गया है आर्टिकल 1 में कि जो संघ होगा, यानी जो केंद्र या जो भारत होगा, भारत दैट इज इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है, और सारी चीजों को नियंत्रित करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? संघ को दिया गया है, केंद्र को दिया गया है। राज्यों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। इसीलिए कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर हुआ? कोई समस्या? तो 2-3 क्लियर हो गए। अब लास्ट लिख लें आर्टिकल 4 इसी में, और उसके बाद आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, ठीक। तो देखो आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 के तहत किए गए परिवर्तन, आर्टिकल 2 या 3 के तहत किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्लियर होना है? यानी आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन है उनको हम संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं किए जाएंगे। संविधान संशोधन का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 368 में। तो कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 2 के तहत आप कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं या आर्टिकल 3 के तहत कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो उस पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इन पर, ध्यान रखना, इन पर आर्टिकल 368 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। क्लियर हुआ? हाँ भाई, आ रहा है समझ में? भाई नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संशोधन कर रहे हैं ना संविधान में, लेकिन ध्यान रखें ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, साधारण विधेयक के द्वारा ये कर दिए जाएंगे एक तरह से। ठीक, कोई समस्या? अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और उसको भी यहीं देख लेते हैं, इसी से जस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, भाग 1 से ही। हेडिंग डालें क्षेत्रीय परिषदें, नया टॉपिक है। हेडिंग डालें आप क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें क्या मतलब है वो समझ लो, प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से भी। देखो पहले समझो, जैसे ये भारत का नक्शा है, कोई भारत छोटा मोटा देश तो है नहीं, समझ में आ रहा है ना, कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। आप देखेंगे कि जितना बड़ा भूभाग होगा उतनी ही क्या होगी? क्षेत्रीय विषमता होगी। क्या रहा है समझ में? भाई यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ का उत्पादन अलग है, यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ का उत्पादन अलग है, यहाँ
संसाधनों की, यहाँ खनिज संसाधन है, यहाँ खनिज संसाधन इतनी मात्रा में नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऐसा थोड़ा ही है कि हमें केवल यहीं का विकास करना है, यहीं का, हमें तो सबका विकास करना है, पूरे देश का विकास करना है। समझ में आ रहा है ना? और अगर ये देश, ये जो राज्य हैं, अगर किसी राज्य के साथ में हम कमी करें और किसी के साथ में उसको बढ़ावा दें तो ये भी गलत है। क्षेत्रीयता की भावना जन्म लेगी कि भाई हम यहां से मान के चलो इन लोगों से संसाधन ले लें और यहां पर खर्च करने लगे, तो क्या होगा, इन लोगों का विरोध शुरू होगा या नहीं होगा कि भाई आप हमारे संसाधनों का प्रयोग करके हमसे संसाधन ले लेते हो और खर्च कर देते हो कहां पर, उत्तर भारत में जाकर, जैसे वर्तमान में चल रहा है पाकिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का, आप देखेंगे तो ये जो बलूचिस्तान प्रांत है ये खनिज संसाधनों से भरपूर है, ठीक। लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं वहां के लोग सत्ता में हैं, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, बलूचिस्तान से खनिज संसाधनों का दोहन कर रहा है और अन्य जगह के लोगों के ऊपर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यही तो विरोध है पाकिस्तान में बलूचिस्तान है। वो कहते हैं कि भाई हमारे संसाधन है तो आप हमारे ऊपर खर्च करिए, और पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए दोनों में क्या है, विरोध की स्थिति है आज। सेम कंडीशन भारत में ना हो जाए, सेम कंडीशन भारत में न हो जाए, और ये जो राज्य हैं आपस में समरसता बनाए रखें, आपस में भाईचारे की भावना बनाए रखें, और जो भी मनमुटाव हो छोटे मोटे उनको आपस में बैठकर ही क्या कर लें, सुलझा लें। समझ में आ रहा है ना? आपस में बैठकर ही सुलझा लें। इसके लिए सरकार ने क्या किया, 1956 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन कर दिया। समझ में आ रहा ना? किसका गठन किया, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। क्लियर हो गया? ठीक, तो इसमें 2 पॉइंट लिख लें। पहला पॉइंट लिखें, इनका गठन, कार्य वगैरह समझ में आ गया क्षेत्रीय परिषदों का, पूरी चीजें, तो लिखें इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, पहला पॉइंट पूछा जाता है, यानी क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन किया गया किस अधिनियम के तहत, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गठन किसके द्वारा, तो वहीं पे लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा, यानी इनका जो गठन करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो गठन राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। अब देखो संरचना, यानी किसकी संरचना, है क्षेत्रीय परिषदों की संरचना किस तरह से होगी संरचना, तो आप देखेंगे जो संरचना है अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीजें होंगी संरचना में। एक अध्यक्ष होगा, यानी हर एक प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में एक कौन होगा, अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा, और फिर अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, यानी एक क्षेत्रीय परिषद इन 3 चीजों से मिलकर बनी होगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और कौन होंगे, अन्य सदस्य होंगे। क्लियर हो रहा है ना? ध्यान रखना, अध्यक्ष जो होगा उसकी नियुक्ति, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, यानी जो अध्यक्ष होगा इस क्षेत्रीय परिषद का वो किसके द्वारा नियुक्त होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। क्लियर हो रहा है ना? कोई समस्या किसी को? और ध्यान रखना
सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जो भारत का गृह मंत्री, भारत का कौन, भारत का गृह मंत्री, जो गृह मंत्री होता है वही इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है सामान्य तौर पर। ठीक, यानी प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का एक ही अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा, गृह मंत्री सामान्य। लेकिन जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि गृह मंत्री हो। नियुक्ति करने का अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? दूसरी चीज, उपाध्यक्ष। तो जिधर की क्षेत्रीय परिषद है, जहां की क्षेत्रीय परिषद है, उस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कौन, मुख्यमंत्री इसके कौन होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। तो लिखें राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी जो जिस क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य होगा वहां का जो मुख्यमंत्री होगा उस क्षेत्रीय परिषद का कौन कहलाएगा, उपाध्यक्ष कहलाएगा। क्लियर हो रहा है ना, कौन कहलाएगा, उपाध्यक्ष। अन्य सदस्य में आप देखेंगे तो नियुक्त अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी, और ध्यान रखना ये आपसी सहमति से नियुक्त किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब जिसको भी मुख्यमंत्री या उधर गृह मंत्री या केंद्र सरकार जिसको भी उच्च समझे उनको अन्य सदस्यों में डाल देती है कि भाई क्यों, क्योंकि देखो समझो, जैसे मान के चलो, देखो क्या निर्णय है वो समझो, एक मिनट समझना चीजें। जैसे ये उत्तर प्रदेश है, हाँ, और उसके नीचे है एमपी, उसके नीचे कौन है, एमपी। और मान के चलो एमपी यूपी में कोई विवाद हो जाए, किसी नदी को लेकर कोई विवाद हो जाए या किसी खनिज संसाधन को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो उस विवाद को आपस में सुलझाने का जो कार्य करेगी वो कौन करेगी, क्षेत्रीय परिषद करेगी। क्लियर हो रहा है ना। तो क्षेत्रीय परिषद की अब जो विवाद जाएगा वो कहां जाएगा, क्षेत्रीय परिषद में। तो जब मीटिंग होगी अध्यक्षता करेगा सामान्यतः गृह मंत्री, और उपाध्यक्ष दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें जाएंगे। हाँ, अब अन्य सदस्यों में वो किसको ले जाएंगे, जो इन मैटरों से जानकारी होगा उसी को तो ले जाएंगे कि मुझे ले जाएंगे। भाई जो इन मैटरों में जानने का व्यक्ति, जो जानकार व्यक्ति होगा उसको वो अन्य सदस्य के रूप में ले जाएंगे। तो इस तरह से इनकी संरचना है। कोई समस्या, क्लियर हुआ, कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, इसको देख लेना बात। ठीक, आगे देखें, गठन ये हो गया। अब बात करें लिखें वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में 5+1, 5+1 बराबर 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। क्षेत्रीय परिषदें 5+1 बराबर 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। यानी वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं, 6। अच्छा, आपने कार्य लिख लिया था इसका, तो कार्य और लिख लो, इसी के नीचे जस्ट लिख लो कार्य, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले कार्य लिख लो। कार्य लिखो, यानी क्षेत्रीय परिषद का कार्य जो मैं बता चुका हूं, लिखो राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य आपसी सहयोग, आपसी सहयोग एवं समरसता बनाए रखना, समरसता बनाए रखना, समरसता बनाए रखना। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, और वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं,
तो 5 + 1 = 6, जिनका विवरण आप देख लो। ठीक है, तो 6 के नाम लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिखना उसमें, केवल कार्य तो सबके पता ही है, नाम लिख लो बस, और उनका मुख्यालय लिख लेना क्योंकि वो जरूरी है, पूछा जाता है। तो पहला, तो हम ऊपर से ही चल लेते हैं क्योंकि भारत की कंडीशन देखें तो ये उत्तर है और ये दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर मध्य। क्लियर हो रहा है ना? तो इन सबको देखना है। तो सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, सबसे पहले क्या है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली, या मुख्यालय कह सकते हैं आप इसको। कहां पर है? नई दिल्ली में। अब इसमें कौन कौन शामिल है उनके भी नाम लिख लो। तो देखो, लद्दाख, ऊपर से ही चलेंगे, लद्दाख, J&K, पंजाब, समझते चलना, लद्दाख, J&K, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, J&K, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान और एमपी, राजस्थान और एमपी। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, वो सब किसमें है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में है। हाँ, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनसीआर, जितना भी एनसीआर रीजन है वो सब इसी क्षेत्रीय उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का क्षेत्र है। क्लियर हो रहा है ना? और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली। ऊपर के जितने भी राज्य, उत्तरी राज्य है, वो सब इसी में आ जाते हैं। क्लियर? कोई समस्या किसी को? अब उसके बाद नीचे आते हैं तो कर लेते हैं मध्य की, मध्य क्षेत्रीय परिषद। दूसरी जो क्षेत्रीय परिषद है वो कौन सी है? मध्य, मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक, इसका हेडक्वार्टर लिखो पहले। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो लिख लो प्रयागराज। कहां पर है? प्रयागराज, यानी आपको इलाहाबाद भी कह सकते हैं, प्रयागराज या इलाहाबाद एक ही बात है। ठीक है, यूपी प्लस यूके यानी उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड। ठीक, तो इसमें यूपी शामिल है, यूके शामिल है, और आप देखेंगे इसमें छत्तीसगढ़, और क्या शामिल है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लस इसमें एमपी। एक चीज ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद से एमपी हटा देना, सॉरी उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में एमपी शामिल नहीं है, एमपी इसमें शामिल है, वही मैं सोच रहा था। एमपी इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। क्लियर हो गया? ये किसमें है? मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हाँ, प्रयागराज। अब अगला लिख लो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्व या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो उसी तरह से सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? हेडक्वार्टर लिखेंगे। हेडक्वार्टर लिखो कोलकाता। इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? कोलकाता। और इसमें कौन कौन शामिल है? तो सबसे पहले बिहार, इधर से चलेंगे, बिहार, झारखंड,
ओडिशा और पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं वो किसमें है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब बात कर लेते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। यहीं पे नोट कर लो, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी हो गया, अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, यानी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो वो है आपका मुंबई। कहां पर है? मुंबई। और जितने अधिकतर पश्चिमी के जो राज्य हैं वो इसी में आ जाएंगे, पश्चिम वाले। जैसे महाराष्ट्र, या ऊपर से चलें पहले, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में सबसे पहला लिखें गुजरात, ऐसे लिखें, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, एमएच, एमएच का मतलब यहां पर महाराष्ट्र से है। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद लिखेंगे आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद लिखेंगे गोवा, गोवा, दमन दीव व दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, इसको एक ही कर दिया है ना, तो दमन दीव व दादरा नगर हवेली। ठीक है, और इनका ये जो किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? ये सब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? कोई समस्या? अब नोट करते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अब बात करते हैं किसकी? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की। तो यहीं पे लिख लो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, एक ही में हो जाएगा, है ना? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। हेडक्वार्टर आप लिखना चाहे तो लिख लो चेन्नई। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? चेन्नई। यानी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? चेन्नई में। ठीक है, और कौन कौन राज्य हैं वो लिख लो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके बाद तमिलनाडु, एक क्रम से चल लेते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद केरला, तमिलनाडु के बाद केरला, और केरला के बाद कौन? कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। और ध्यान रखें यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश भी बचता है आपका, कौन? पांडुचेरी। कौन बचता है? पांडुचेरी। तो लिख लो पांडुचेरी, पांडुचेरी या पुदुचेरी, पुदुचेरी। और ध्यान रखें एक और प्रदेश आपका बचता है यहां पर केंद्र शासित प्रदेश, कौन? जो आपका इधर इस साइड पर पड़ जाता है, क्या नाम है उसका? अरब सागर में जो पड़ जाता है, क्या नाम है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। क्लियर हुआ? लक्षद्वीप। हाँ भाई, हाँ, कहां पर? तेलंगाना। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 और ये 5। अब एक बचती है, हाँ, एक ही तो बचती है। अब उस वाली को एक अलग से लिख लें, लास्ट बचती है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। पूर्वोत्तर, इसके बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट लिखेंगे आप, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। एक चीज ध्यान रखना, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, देखो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद
1956 अधिनियम के तहत गठित नहीं की गई थी, पहली बात समझें। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में अगर आप देखेंगे तो ये 7 सिस्टर्स आपकी आ जाती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन आ जाता है? 7 सिस्टर्स आपकी आ जाती हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। साथ ही साथ सिक्किम का भी उसी में क्षेत्र शामिल है। तो ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्रीय परिषद है, यहाँ पर बहुत ज्यादा विविधता है। तो इसके लिए सरकार ने प्रारंभिक अवस्था में इसका गठन नहीं किया। इसके गठन करने की जो हमें आवश्यकता हुई वो हुई 1971। तो लिख लेना, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन 1971 1971 में, यानी इनका जो गठन हुआ वो कब? 1971। ठीक। अब 1971 में किसके द्वारा? तो लिखेंगे पूर्वोत्तर अधिनियम, पूर्वोत्तर अधिनियम द्वारा, यानी इनका जो गठन है पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। इसमें कौन शामिल है? तो इसमें सिक्किम, हाँ, इसमें सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स। ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है तो वो बदलता रहता है, ठीक है। जैसे अभी असम की कैपिटल क्या है? तो अभी दिसपुर है, बाकी इसका मुख्यालय बदलता रहता है, ठीक है। तो इसमें सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स शामिल हैं, ठीक है। और 7 सिस्टर्स क्या हैं? हाँ भाई बताओ, क्या है 7 सिस्टर्स? हाँ, किसी को नहीं पता? पूर्वोत्तर के 7 राज्य, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मेघालय। तो ये कही जाते हैं कौन? 7 सिस्टर्स। इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में। क्लियर हो रहा है ना? और इसमें एक शामिल है कौन? सिक्किम। क्लियर? और इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर?